क्या है विपासना, विपाशना, विपश्यना, क्या बोलते हैं इनको? खाने में वहाँ पर सादा भोजन मिलता है, बिना प्याज लहसुन का भोजन मिलता है और बिल्कुल कम मिर्च मसाले का। ठीक है, ऐसे सुनने में आया था कि रात को नींबू पानी समथिंग मिलता है। अभी लेट मी कम। मैम कितना टफ लग रहा है ये सोच सोच के, मतलब ऑडियंस तो पागल हो जाएगी हमारी सोच के इस बारे में कि बहुत कैसे। टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है। हाँ। क्या होता है कि वहाँ पर आप मेडिटेशन में इतने इंगेज हो ना कि आपका दिमाग खाने की तरफ। दे जर्नली एडवाइस कि आप मत बोलें। Okay. सबसे बड़ा कैच इसमें ये जो बोलना नहीं है। मैंने पहली बार किसी चीटे को चलते हुए, चीटा और चीटी आपको पता होगा, उसको इतनी देर तक देखा कि वो किधर जा रहा है, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। वो 1 घंटा ब्रेक का मिल रहा था, कह रहा था, लग रहा था कैसे खत्म हो। तो उसी को देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो लाइक ऐसा वाला। मैम क्वेश्चंस मेरे को ना कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने रिलेटिवली पूछा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, पूरे दिन पढ़ना होता है, 16 घंटे, 10-12 घंटे, 11-12 घंटे देता हूँ, लेकिन मैं 10 दिन कैसे निकालूँ विपासना के लिए? क्या मुझे 10 दिन निकालने चाहिए? मुझे अपना मॉडर्न हिस्ट्री और फॉर दैट मैटर अदर पॉलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए? सारे के सारे, सबसे पहली बात, ये जो टेक्निक है, मेडिटेशन की टेक्निक जो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। आप किसी भी सेंटर में आपको कोई चार्जेस नहीं देने? कोई चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देने। मैम ज़्यादा रिलीफ आपको किस चीज़ में बन के मिला, एज ए हेल्पर बन के या फिर एज ए स्टूडेंट वहाँ पे बन के? नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूँ आपके साथ आयुष डी गुप्ता। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे विषयों पर बात करें जो आपके दिल को छुएं, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज हमारे साथ ऐसी गेस्ट मौजूद है जो अपने आप में मल्टीपल प्रोफेशन में आ जाती हैं। शी इज अ फैशन डिजाइनर, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग हीलिंग फ्रॉम द लास्ट 10 years। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी अवस्थी। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम बहुत अच्छी हूँ मैम। चलिए सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? फॉर मी पर्सनली हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। You can remain happy in any situation, anywhere, wherever you belongs to, whether surroundings में चाहे chaos है और चाहे peace है, you can be happy anywhere. ओके, बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस को आज बता दूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा विपासना से रिलेटेड होने वाला है। विपासना क्या है, विपासना होता है, विपश्यना होता है, ये भी सवाल आता है। इसको कैसे किया जाता है, 10 दिन का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है, कैसे कैसे बेसिक शुरुआत कर सकते हैं। एंड मैं नोट करके बोल सकता हूं कि कोई पॉडकास्ट ऐसा नहीं है जो इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा जरूर। मैम सबसे पहले आपसे विपासना के बारे में बात करते हैं। क्या है विपासना, विपाशना, विपश्यना, क्या बोलते हैं इनको? लेमन लैंग्वेज विपासना है, पर विपश्यना है, यानी कि आप किसी चीज को देखना, किसी चीज को स्टिल होकर देखना, ठीक है, ये विपासना का मतलब है। हम लोग बोलते कुछ शब्दों को बिगाड़ देते हैं। Exactly, yes. वही हो गया है विपासना में। पर यस, चीजों को एज इट इज देखना, जो जैसे हो रहा है उसको वैसे ही बस दृष्टा भाव से देखना, यानी कि ऑब्जर्वर की तरह देखना, उसको ही विपासना कहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बताएं बेसिक, क्या कैसे होता है वहाँ पे जाके, कैसी दिनचर्या होती है वहाँ की, कब शुरुआत होती है, कब सोते हैं, क्या मिलता है खाने को? बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे सवाल आए कि मैम से ये पूछ के बताना। मैं पूछूंगा अभी आपसे, बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह पर विपासना के सेंटर्स हैं और सारे के सारे, सबसे पहली बात, ये जो टेक्निक है, मेडिटेशन की टेक्निक जो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। आप किसी भी सेंटर में आपको कोई चार्जेस नहीं देने? कोई चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देने। और ये बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया सैकड़ों इसके सेंटर्स हैं। और इसका जो तरीका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका है, कोई फेवर नहीं होता, कोई किसी की अप्रोच नहीं लगती, कोई फीस नहीं पे करनी, कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होती है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जिस भी ब्रांच को आप सेलेक्ट करते हैं, सेंटर को सेलेक्ट करते हैं कि हमारे घर के पास ये है या जहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरते हैं। वहाँ से फिर आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल आती है कि भाई आपकी सीट यहाँ पर रिजर्व है। विपासना क्योंकि एक डिफिकल्ट मेडिटेशन टेक्निक समझी जाती है, तो विपासना सेंटर के जो वहाँ पे जो सर्वर्स हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, वो आपको बार बार ये याद दिलाते हैं कि ये टेक्निक ऐसे ऐसे होने वाली है। आर यू रियली रेडी टू परस्यू दिस? लाइक जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि ऐसे ऐसे आपकी दिनचर्या होने वाली है। आर यू रेडी? देन गो अहेड विद द फॉर्म। आर यू रेडी? देन गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन। आर यू रेडी? देन गो अहेड विद द यस आई एम रेडी, मेरा अलॉटमेंट हो गया है, मेरे को रजिस्ट्रेशन कंफर्म, आई एम कंफर्म्ड कमिंग। फिर आप जब वहाँ पहुँचते हैं, वो फिर आपको एक पेपर देते हैं कि भाई पढ़ लो,
ये होने वाला है, आर यू रेडी? Okay. यहाँ तक कि वो काउंसिल भी करते हैं और पूछते हैं कि आप किसी के प्रेशर में तो नहीं आ रहे, हाँ. किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं भेजा है, क्या पीछे रीजन है? क्योंकि हाँ, आजकल हम लोग जैसे जीवन, जितना कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं, शायद उसके हिसाब से वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट लाइफ है ना? तो इसलिए वो बाहर अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि जब आप फॉर्म भर के रजिस्टर हो जाते हैं, आपको रूम अलॉट हो जाता है, और जब वो स्टार्टिंग ओपनिंग स्पीच करते हैं, वो फिर आपको एक ऑप्शन देते हैं कि स्टिल इफ यू आर नॉट कन्विंस विद द रूटीन यू कैन स्टिल लिव, और वो कहते हैं हम आपके इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे। तो इन दिस वे आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जब मैं पहली बार गई थी, तो यहाँ मैं जरूर मेंशन करने चाहूंगी कि पहली बार मैं अपने हस्बैंड की वजह से गई थी। मेरे हस्बैंड पहले से विपाशना प्रैक्टिशनर थे, वो 2012 से इसको फॉलो कर रहे हैं, और मेरा जाना कुछ साल पहले ही हुआ, उनके बाद गई, और उनको देखकर, उनके व्यवहार में जो बदलाव आए उसको देखकर मैं कन्विंस्ड हुई कि मुझे भी जाना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए और फैमिली को प्रिपेयर करने के लिए। ये 10-12 दिन निकाल कर ऐसे जाना, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, बट जो होना होता है वो होके रहता है। तो इसलिए हम विपाशना सेंटर पहुंच गए। ठीक है। तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, वहाँ से कंफर्मेशन आई, आप अपना फॉर्म लेकर वहाँ पहुँच गए। बेसिक चीज़ें आपको जो चाहिए होती हैं आप सेंटर में लेकर पहुँच गए। ठीक है। सेंटर में आपको सिर्फ अपने कपड़े लेकर जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है। कपड़े नॉर्मल, जो भी नॉर्मल कपड़े, उसकी भी एक गाइडलाइन है कि रिवीलिंग क्लॉथ्स ना हो, कंफर्टेबल क्लॉथ्स हो, बिकॉज आपको पूरे दिन 10 से 11 घंटे वहाँ बैठ कर मेडिटेशन करनी है, तो आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ पाएं। बिल्कुल। इसके अलावा जो रूटीन शुरू से बात करते हैं, शुरू से कैसा रूटीन चलता है, तो जो डे 1 का रूटीन ओपन होता है वो आपका रात में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। 9 बजे एक मेडिटेशन लास्ट होती है, उसमें अगले दिन के इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि पूरे दिन आपको क्या करना है। आपको गाइड करने के लिए वहाँ पर आचार्य जी होते हैं, और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको पता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, बात केवल आपको मुंह से बात करने वाली बात नहीं, आपको एक्शन से स्माइल भी पास नहीं करनी है, आई कांटेक्ट भी नहीं करना, स्माइल भी नहीं करनी, आई कांटेक्ट भी नहीं करना, बिकॉज दिस इज अ मीडियम ऑफ टॉकिंग ना, कम्युनिकेशन हैपन। इफ यू लुक एट मी, जेस्चर पोस्चर से भी हो जाता है, वो तो नहीं हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है। Sounds very tough. Yes, initially it is. फिर उसके बाद दूसरा, आपको फोन नहीं मिलेगा 10 दिन तक। Okay. तो आजकल के ज़माने में आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको जब फोन ही नहीं मिलेगा, आपको किसी से बात भी नहीं करनी है। आप अपनी एक खुद सेल्फ की यूनिट में हैं। जो बातें हैं वो सारी सेल्फ से होने वाली हैं। जो आपको एक्सपीरियंस वहाँ जाकर ये होगा कि अरे अपने आप से तो मैंने ये बातें कभी करी ही नहीं थी। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको ऐसी चीजें याद आती हैं ना, और कभी रिग्रेट होता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी सैड होते हैं, मतलब इतने इमोशंस आप अपने साथ, आपको खुद भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर इतने इमोशंस हैं। चलिए रूटीन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे आपका रूटीन सुबह 4 बजे एक घंटी बजती है, और वहाँ पे जो सेविकाएं होती हैं, 2 सर्वर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं वहाँ पर, घंटी बजाकर एक नॉमिनल सी, जो आप अपने मंदिर में घंटी रखते हो, बस वो घंटी की साउंड, और बहुत आराम से आपको वो सुनाई भी पड़ती है, क्योंकि वहाँ सारी जगह शांति है। वहाँ कोई माइक नहीं बज रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, वो उस घंटी से आपको उठाया जाता है। 4:30 यू हैव टू गो टू द मेडिटेशन सेंटर या मेडिटेशन हॉल अपने रूम से। वहां से फिर आपको 2 घंटे मेडिटेशन के बाद 6:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। और ब्रेकफास्ट में जो वहाँ पे खाना और ब्रेकफास्ट जो मिलता है बिल्कुल सात्विक मिलता है, बिल्कुल बेसिक सा खाना मिलता है, पेट भरने के लिए बहुत अच्छा है, स्वाद के लिए बिल्कुल। ऑडियंस से मैम बहुत सारे सवाल किए थे, बेसिकली वो जानना चाह रही है कि खाने में क्या मिलता है, क्योंकि दीस पीपल आर सो पर्टिकुलर अबाउट द फूड। खाने में वहाँ पर सादा भोजन मिलता है, बिना प्याज लहसुन का भोजन मिलता है, और बिल्कुल कम मिर्च मसाले का मिलता है। खाने की सारी चीजें मिलती हैं आपको, बहुत लैविश आपका स्प्रेड नहीं होता है, बेसिक जो चाहिए होता है। एक फ्रूट मिलता है, दलिया मिलती है, थोड़ा सा दूध मिलता है, चाय मिलती है, और वो वहाँ पर आप खा सकते हैं। और वहाँ पर आपको खुद खा के अपने बर्तन खुद धो के रखने होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका ब्रेकफास्ट। ऐसा सुनने में आया था कि रात को नींबू पानी समथिंग मिलता है। अभी लेट मी कंप्लीट। तो सेकंड आपको मील जो मिलती है, सेकंड मील, इसके बाद कंटिन्यू बीच में थोड़े आपको ब्रेक मिलते हैं, जिसमें आप अपना नहाना धोना कर सकते हैं या थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली पूरे दिन का शेड्यूल ऐसा ही है कि आपको मेडिटेशन ही करनी है, और इंस्ट्रक्शन आपको पिछली रात को मिल चुके हैं। तो आज के पूरे दिन आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, वही करना है जो बताया गया। तो इट्स लाइक दैट। और
फिर आपको 11:30 पर लंच ब्रेक हो जाता है, और लंच ब्रेक में भी आपको सात्विक भोजन ही मिलता है। वो वैसे तो खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 4 रोटी खाएं या 6 रोटी खाएं, पर दे एडवाइस यू कि बहुत ओवर ईट मत कर लो कि उसकी वजह से बैठ ही नहीं पाओ, कि शाम को खाना नहीं मिलेगा इसीलिए 2 टाइम का भी खाना खा लो। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि 1-2 तो दिन ऐसा लगता है कि ज़्यादा खा लें, पर ग्रेजुअली आपकी डाइट ना बहुत नॉर्मल, और कई बार आपकी नॉर्मल से भी कम हो जाती है। उसके बाद जो लोग फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उन्हें शाम को चिवड़ा या क्या बोलते हैं खिचड़ी मिलती है, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। okay. और जो रिपीटर्स होते हैं वहाँ पे सेकंड टाइमर बोलते हैं, उन लोगों को नींबू पानी मिलता है। सो नींबू पानी में ऑप्शन होते हैं डेफिनेटली मीठे और नमकीन के, पर नींबू पानी मिलता है। मैम कितना टफ लग रहा है ये सोच सोच के, मतलब ऑडियंस तो पागल हो जाएगी हमारी सोच के नहीं, इस बारे में। बहुत टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है। क्या होता है कि वहां पर आप मेडिटेशन में इतने एंगेज हो ना कि आपका दिमाग खाने की तरफ नहीं जाता। Exactly. है ना, और दे मेक श्योर कि आप बिना खाए बिना रहें। बहुत सारे साधक वहां पर ऐसे भी आते हैं जो सोचते हैं कि आज सपोज कोई मंडे का फास्ट रख रहा है, तो आज मंडे आ गया तो आज हम कुछ नहीं खाएंगे, एक ही बार तो मिलेगा वो भी नहीं खाएंगे तो हमारा फास्ट होगा। तो दे मेक श्योर फॉर डूइंग मेडिटेशन आपके पेट में फूड होना भी जरूरी है। और आपको पता भी नहीं कि वहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं या जो वहाँ के लोग होते हैं वो आपको एक सीसीटीवी कैमरा की तरह आपको ना वहाँ पे देख रहे होते हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे तब मिला जब वहाँ मैंने एक विपाशना के पूरे कोर्स में सर्विंग की, एज अ सर्वर मैं वहाँ पर गई इंस्टेड, नॉट ओनली पार्टिसिपेंट्स। तो फिर जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते थे उससे पता चला कि हर एक बंदे पर कितनी कड़ी नजर है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं। बट आई थिंक ये जो नजर है ये भी बहुत पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। बिल्कुल कि आप, क्योंकि वो आपका प्रण ना टूटे जो आपने अपने आप से किया है। क्योंकि हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं ना, इस जिंदगी में चुप हो जाना, किसी से बात ना करना, जिसमें हम एवरी 10 मिनट्स अपना फोन खोल के देखते हैं, नोटिफिकेशन आते ही फोन खोल के देखते हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही, और जो नोटिफिकेशन आ रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अपने आप को हम उस स्थिति में देख नहीं पा रहे हैं कि, क्योंकि आदमी अपनी अच्छाई तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, अपनी बुराइयां एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आगे ग्रेजुअली डे में आगे बढ़ते हैं तो हमारे शाम की चाय के बाद थोड़ा सा वहाँ पर आपको व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म करने से मना किया जाता है। आप केवल वॉकिंग कर सकते हो, और जहाँ जिस ज़्यादातर सेंटर्स में छोटे छोटे पार्क हैं वहाँ जाकर आप बैठ सकते हो, वॉक कर सकते हो। उस टाइम को जो टाइम मिलता है ब्रेक का, उसको आप जैसे भी यूटिलाइज करना चाहो, ये आपके ऊपर है। और फिर शेड्यूल आपका लगातार चलता है। रात के 9 बजे भी, रात में शाम को 8 बजे के करीब गुरु जी जो GD गोयनका जी हैं, SN गोयनका जी हैं, उनके डिस्कोर्स होते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे के इंस्ट्रक्शंस देके आपको भेज दिया जाता है। इस जो पूरे दौरान हमें बात नहीं करनी है, हमें कोई तकलीफ है, हमें कोई क्वेश्चन है, हमें कोई जिज्ञासा है, उसके लिए आप कोई ज़रूरत के लिए जो वहाँ पर हेल्पर्स हैं उनसे आप बोल सकते हो मिनिमेस्टिक, 1 या 2 शब्दों में बोलना होता है। और जो टीचर्स हैं जिन्हें हम आचार्य जी बोलते हैं, आप उनसे अपनी शंका का समाधान कर सकते हो, दैट टू जितना कम बोल के कर पाओ। कि मतलब ऐसा नहीं, कई बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो छोटे एज के बच्चे होते हैं, लाइक 18 ईयर प्लस यू कैन गो देयर, छोटे लोगों के लिए भी होता है, तो उन लोगों को बात करने की इच्छा होती है तो बिना बात के क्वेश्चन पूछते हैं, पानी कहाँ है, कंबल कहाँ से मिलेगा, ये मुझे कैसे होगा। तो इस टाइप से तो वो दे जनरली एडवाइस कि आप मत बोले। सो सबसे बड़ा कैच इसमें ये जो बोलना नहीं है, और दूसरा जो मोबाइल नहीं मिलता, वही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। उसके अलावा जनरली बहुत शहरों से बाहर सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको नेचर में रहना, आप मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले जैसे हम लोग गाँव में रहा करते थे तो झींगुर की आवाज़ या पशु पक्षियों की आवाज़ वहाँ जाके एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि हमारे घरों में तो ये आवाज़ें आती नहीं है। और मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, पता नहीं कितना कुछ है बताने के लिए, मैंने पहली बार किसी चीटे को चलते हुए, चीटा और चीटी आपको पता होगा, उसको इतनी देर तक देखा कि वो किधर जा रहा है, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। वो 1 घंटा ब्रेक का मिल रहा था, कह रहा था, लग रहा था कैसे खत्म हो, तो उसी को देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो लाइक ऐसा वाला। बट दिल्ली साइड या मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है बहुत फास्ट लाइफ है वहाँ पे, तो इनमें अगर हम मेडिटेशन सेंटर्स में जाते हैं तो एटलीस्ट इतना हो जाता है कि हम बहुत सुकून वाली, एक शांति वाली रास्ते पे चले जाते हैं। तो चलो मैम, ये तो आपका वो था एक्सपीरियंस जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। वहाँ से आने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ? वहाँ से आने के बाद पहले तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी मुझे सब बिल्कुल प्लीज बताइए। क्योंकि हम सब लोग, जैसा मैंने मेंशन किया, हम लोग अपने साथ नहीं रहते हैं। हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है, सामने आप बैठे हो तो क्या चल रहा है, बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, ऑफिस में क्या हो रहा है,
कहीं ना कहीं किसी न किसी के बात में है। तो वहां जाके जो आपको मी टाइम मिलता है ना, जो आजकल की जनरेशन कहती है हमें मी टाइम चाहिए, उन्हें मी टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए चाहिए। वहां रियल वाला मी टाइम मिलता है जो एक्चुअली अपने साथ होता है। और जब आप खाली होते हो, एक टाइम आता है कि आपके सारे विचार खत्म हो जाते हैं जो आज की लाइफ के हैं, और फिर वो चीजें सामने आने लगती हैं, वो विचार आने लगते हैं कि तब मैंने क्या किया था, तब मैंने क्या किया था, उसके साथ मैंने क्या। अच्छी वाली चीजें खत्म होने के बाद जब बुरा वाली बातों का फेज आता है तो अपने साथ टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत रिग्रेट्स भी होते होंगे, बहुत रिग्रेट्स होते हैं, इमोशंस निकलते होंगे। कोई रोता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जनरली गुरुजी भी यही अपनी डिस्कोर्स में कहते हैं कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि थर्ड डे लोग, बहुत सारे लोग क्विट करते हैं कि वी कैन नॉट टेक इट मोर, है ना। उसके बाद जो थर्ड डे भी सरवाइव कर जाता है, फिफ्थ डे बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं। जबकि जो लोग क्विट करते हैं, जो आचार्य हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने 5 दिन निकाल लिए, 5 दिन और एक्सपीरियंस करिए और रहिए। पर जो 5वें दिन रह जाता है, उसके बाद आप ये मानिए उनको फिर 8वें 9वें दिन लगता है कि ये दिन खत्म क्यों हो रहे हैं, अच्छा, हमें यहीं रह जाना चाहिए। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही है। सो दिस इज रियली ऑसम। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसके बाद मेरे को जो पर्सनली अपने आप में लगता है कि मेरा रिएक्शन बदल गया चीज़ों को लेकर। जैसे कि एकदम से आप कोई मेरी बात कही, मेरे पसंद की नहीं होगी तो मैं तुरंत एग्रेसिव होकर आंसर दूंगी। वर्बल एग्रेसिवनेस भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। अब ये चेंज आ गया कि अगर आपने मेरे को कोई बात ऐसी कही जो मुझे नहीं पसंद आई तो मैं उस वक्त इमीडिएट रिएक्ट नहीं करती, मैं उस चीज़ को थोड़ा टाइम देती हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि टाइम बीत जाएगा तो ये जो बहुत ही वायलेंट सा एक्सप्रेशन निकल के अंदर से आ रहा है वो भी कूल हो जाए। एंगर मैनेजमेंट सही हुआ। सुपर्ब। इसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बहुत रिएक्शन बदल गया है। और बहुत ठहराव भी हुआ होगा कि लाइफ में चीजों को देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि वहां वो यही सिखाते हैं कि कैसे देखें जो हो रहा है, उसको कैसे देखें और कैसे एक्सेप्ट करें। चीजों के प्रति एक्सेप्टेंस आ गई। सबकी लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, अच्छा बुरा होता है। तो ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना गॉड से कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। वो पता चल गया कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, ये तो ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा। आपको बस उसको दृष्टा भाव से देखते चले जाओ। मैम, योग और विपासना में डिफरेंस क्या होगा? Yoga is for your body. Vipassana is for your soul. Oh my God. This is what I can say. ना तो विपासना आपकी सोल की एनलाइटमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए है, और योगा आपकी फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए। मैम, क्वेश्चंस मेरे को ना कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने रिलेटिवली पूछा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, पूरे दिन पढ़ना होता है, 16 घंटे, 10-12 घंटे, 11-12 घंटे देता हूँ, लेकिन मैं 10 दिन कैसे निकालूं विपासना के लिए? क्या मुझे 10 दिन निकालने चाहिए? मुझे अपना मॉडर्न हिस्ट्री और फॉर दैट मैटर अदर पॉलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए? अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगी कि विपासना 10 दिन चले जाओ। जो फोकस आएगा ना, वो जो इन 10 दिनों का लॉस होगा वो उसको आप डबल स्पीड से पूरा कर लोगे। एंड ना केवल आपका एक टॉपिक का जो आपने इस 10 दिनों में खोया होगा, बल्कि और 4 टॉपिक आपके बेटर हो जाएंगे। द काइंड ऑफ फोकस यू विल गेट, क्योंकि वहां पर फोकस ही करना सिखा रहे हैं आपको। जब आप स्टार्ट करते हो, दे स्टार्ट विद द आनापान पद्धति विच इज फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। यू जस्ट फोकसिंग ऑन योर नोज एंड जस्ट लुकिंग एट कि हमारी सांस अंदर आ रही है और जा रही है। इतनी फोकस से तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी साइलेंटली सांस ले रहे हैं। कभी कभी तो बाद में चीज़ रियलाइज हुई, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी पढ़ा और समझा, कि आप सांस लेते लेते आपको लगता है कि आप कुंभक लगा लेते हो, लाइक देयर इज नो ब्रेथ कमिंग इन एंड गोइंग आउट, बट यू आर स्टिल ऑब्जर्विंग दैट। और जो कहा जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हम अपनी सांसों पर जो ध्यान लगाते हैं, जिसे आनापान विधि कहते हैं, इसको करने से आपका माइंड इस कदर शार्प हो जाता है कि आपको माइंड की जो भी चीज में जरूरत है, चाहे वो मेमोरी में है, फोकस में है, डिसीजन मेकिंग में है, हर एक चीज आपकी ऑसम हो जाती है। ये मैंने ओवर द इयर्स पर्सनली अपनी लाइफ में फील किया। आई वॉज रियली अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट वुमन, और आज की डेट में जैसे अभी आपने मुझे ऑफर किया एंड आई वॉज स्पॉन्टेनियसली रेडी टू स्पीक, शायद मैं ऐसी नहीं थी पहले,
बिल्कुल भी नहीं। और ये विपासना के बाद हुआ? ये विपासना के बाद। ओह माय गॉड। अगर ऐसे चेंजेस विपासना करके आ रहे हैं तो 10 दिन तो आई थिंक किसी भी इंसान को जिंदगी के दे देने चाहिए। मैं कहती हूँ कि सबको देनी चाहिए, एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। मैम कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं कि कुछ लेडीज हैं जिनके लाइफ में कुछ मिसहैपनिंग्स हुई हैं, मिसकैरेजेस हुए हैं, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को खोया है, जैसे कोविड में हुआ, उन लोगों के डिप्रेशन का अलग से ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकेशन भी चल रहा है, तो उन लोगों को विपासना जाना चाहिए, पूरा मेडिकेशन करने के बाद सोचना चाहिए? वहाँ पर मैंने देखा है कि ऐसे लोग भी आते हैं जो मेंटली सिक हैं। वहाँ पर आचार्य जी को इन्फॉर्म किया जाता है कि दे आर अंडर दिस कंडीशन, दे टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा केयर फॉर देम, और वहाँ पर ये विपासना उन्हें फर्दर हील होने में हेल्प करती है। Okay. ऐसा मैंने पिछली बार एक्सपीरियंस किया कि देयर वर फ्यू पार्टिसिपेंट्स जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स थी, पर वहाँ पर आप जब जाते हो तो एज आई सेड कि वहाँ पे एक सेट शेड्यूल है, तो आप कोई भी दवाई कैसे भी नहीं खा सकते। अगर आप किसी अंडर मेडिकेशन हो तो आपको आचार्य जी को अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होता है कि आई एम अंडर दिस प्रिस्क्रिप्शन, तो दे अलाउ यू ना कि हाँ आप ये दवाई। फूड में भी अगर चेंजेस होता होगा तो वो कर देते हैं? बिल्कुल करके देते हैं आपको। जैसे डायबिटिक लोग आजकल बहुत होते हैं और आप बोलो 11 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे, तो दे अलाउ देम टू हैव फूड जब भी उनकी जैसी रिक्वायरमेंट्स है। मतलब स्ट्रिक्टनेस है लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों को दी गई है जिन्हें रिक्वायरमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहेंगे, वहां पर जब मैंने एज अ सर्वर काम किया तो हमारे आचार्य जी ने बोला कि इस पूरे आश्रम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमें लगा कि विपासना इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला नहीं, जो साधक आए हैं, जो प्रैक्टिस करने सीखने आए हैं, दे आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमें उनकी ही सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस के अंदर रहकर जो भी चीज़ उनको सपोर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, उन्हें हम पूरी तरीके से थे। और उन्होंने बोला कि तुम लोग सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा मॉनिटर की तरह काम नहीं है, तुम्हारा हेल्पर की तरह काम है कि यू आर देयर टू हेल्प देम, कि वो अपनी इस जर्नी को आराम से कन्वीनियंटली पूरा कर पाए, बिकॉज सब लोग अपने आप से ही बहुत जूझ रहे होते हैं। मैम ज्यादा रिलीफ आपको किस चीज में बन के मिला, एज ए हेल्पर बन के या फिर एज ए स्टूडेंट वहां पे बन के? पहले तो मैं हमेशा स्टूडेंट गई थी और जब मैं हेल्पर बनी तब भी मैं स्टूडेंट ही बन के गई थी। नाइस। तो वहाँ पर आचार्य जी ने मुझे बोला कि आप सर्विंग करना चाहोगे? मैंने बोला मैंने तो कभी, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग होती है एज ए सेट, जब आप फॉर्म भर के फिर जाते हो तो चाहे आप कितनी बार भी जाओ, हर बार वो काउंसलिंग इज मस्ट। तो आपको पर्चा देते हैं कि पढ़ लो, ये होगा, अगर ओके हो तो करो। तो आचार्य जी ने मुझे बोला, तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं, पर अगर आप एज अ टीचर समझती हैं कि हम कर सकते हैं तो जरूर हम करेंगे। और मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। विपासना जो टीचर्स थे, जो वहाँ पे जिन्हें आचार्य जी बोलते हैं, या जो सेंटर्स हैं, या जो सेंटर्स को ऑपरेट करें, उनके प्रति मुझे ये समझ में आया कि हमें ऐसा लगता है हम 10 दिन यहाँ मेडिटेशन करके चले जाते हैं, द काइंड ऑफ प्रिपरेशन, द काइंड ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग इन, तो मेरी उन लोगों के प्रति बहुत इज्जत बढ़ गई। नाउ मैम लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट। विपासना की जितनी आपने तारीफ करी, बहुत उम्दा अच्छी बात है, ये चीज़ है, लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि हार्डली ऐसे लोग हो पाते हैं जो विपासना का कोर्स पूरा करते हैं। लोगों की वहाँ से आने के बाद मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुई है, खराब हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स देखने चाहिए। बहुत सारे लोग विपासना पूरी भी करते हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग ऑप्ट आउट करते हैं विपासना प्रैक्टिस ना करने के लिए। सबके अपने पर्सनल अपने रीजंस हैं। फॉर दैट मैटर बिल्कुल डेफिनेटली मैटर करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सॉलिड रीज़न था कि मेरे हस्बैंड उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने देखा ओवर द ईयर उसका उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया, क्योंकि 10 दिन ही मेडिटेशन करना सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद आकर आपको लगातार उसे फॉलो करना। ठीक है, मेंटल हेल्थ खराब इसलिए हुई कि उन लोगों के लिए जो अपने आप से अपने आप को नहीं समझ पाए या अपने जो इमोशंस निकले उन्हें हैंडल नहीं कर पाए। आई थिंक मैम विपासना से पहले लोगों को ट्रेनिंग खुद से लेनी होगी, थोड़ा फोन कम चलाएं, अपने आप को इस तरीके से उस जर्नी के लिए ढालें, वरना तो क्रिटिसिज्म में विपासना आ रहा है। नहीं, बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं आनी चाहिए। अगर वो विपासना लगातार प्रैक्टिस करते रहें, द वे वहां पर सीखा है उसे, क्योंकि वहां पे आपको आफ्टर इंस्ट्रक्शन ये मिलते हैं कि आप सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा करें, तो उसको अगर आप लगातार करते रहेंगे तो
कोई मेंटल हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज एक्चुअली आप वही सीख रहे हैं ना, बिल्कुल कोई नहीं आएगा। जो लोग छोड़ देते हैं या जो उस 10 दिनों को स्ट्रेस की तरह ले लेते हैं, सो जो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं मान लीजिए, या अपने आप के साथ नहीं रह पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि विपाशना अच्छी टेक्निक नहीं है। पर अगर वो लोग लगातार थोड़े दिन तक और प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ में, फिर वो उनके जरूर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें। मैम लेट्स से अगर इमरजेंसी आती है, किसी को बात करनी है फोन पे, या किसी मैं जैसे 20 साल का हूँ या छोटा बच्चा हूँ 18-19 साल का हूँ, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, तो वो अलाउ करते हैं? रेयर सर्कमस्टेंसेस अगर इमरजेंसी के नंबर्स वहाँ पर लिखवाए जाते हैं। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी है तो वो लोग आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। आपके लेवल पे कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आपके घर तक आपको फर्स्ट एड मिलता है, आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिस भी तरीके की जो आपको हेल्प चाहिए वो आपको करते हैं। और अगर इट इज़ रिक्वायर्ड कि अब आप बीच में शिविर छोड़ के चले जाएं तो आपके घर पे भी इन्फॉर्म किया जाता है, और तब तक दे टेक केयर ऑफ यू कि क्या बोलते हैं, जब तक आपके घर वाले ना आ जाएं। पर हाँ, फिर वो आश्रम से आपको हटा के दूसरे रूम में रख देते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों की साधना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में से कितने लोग चले गए या कितने लोग जुड़ गए। हाँ, जो हमारे पास काम नहीं होता, हम देखते रहते हैं कि वो हमारे आगे बैठने वाला आज नहीं आया, तो शायद आप नोटिस करें, अदरवाइज आपको नहीं पता चल पाएगा, बिकॉज दे मेक द जर्नी सो स्मूथ। मैम इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की हम बात करते हैं, या फिर ये जस्ट एक हेलुसिनेशन है या एक इमेजिनेशन है, एक मिराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक बैकिंग है बहुत सारे, अभी मैं आपको मेंशन तो नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि जैसे मैंने भी मेंशन किया कि आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपका माइंड शार्प होता चला जाता है, बिकॉज आपका फोकस इंक्रीज होता है। तो अगर मैं न्यूरो साइंस की तरह से बोलूँ, आप एक ही चीज़ लगातार अगर आप करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपके न्यूरोपाथ्स बन जाते हैं। ये सब तो साइंटिफिकली प्रूवन ही है। और जो विपाशना है वो लगातार एक ही चीज़ पर प्रैक्टिस करती है। जब आप लगातार न्यूरोपाथ्स जब आपके बन जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस उस चीज के लिए ट्रेंड होता चला जाता है, तो वो चीजें आप जल्दी से अचीव कर लेते हैं। कोई भी लाइफ में फिजिकल या जिसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपके सबकॉन्शियस को ही ये चीज समझने की जरूरत है कि ये आपको चाहिए। वंस सबकॉन्शियस इज रेडी टू गेट दैट, यू गेट दैट। सेम वे विपाशना में भी जो मेडिटेशन सिखाई जाती है, उसको आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके न्यूरोपाथ्स बनते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसके लिए ट्रेन होता है, और वो ये जानता है कि अब इस बंदे का ये नेचर है। तो डेफिनेटली आपका बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। पर वही प्रैक्टिस इज द की। आप सोचो 10 दिन करके आए तो हम महात्मा बन गए, ऐसा नहीं होता। और वहां पर गुरुजी भी यही बात कहते हैं। और ये भी नहीं है कि आपने विपाशना इस जीवन में प्रैक्टिस करी तो आप अरिहंत हो जाएंगे या आपको मोक्ष मिल जाएगा। पता नहीं अभी कितने संचित कर्म है, और उन सब कर्मा की थ्योरी और ये सारी जो बेसिक चीजें आप सुनते हो वो सब साथ साथ चलती है। पर यस, दिस इज द जर्नी स्टार्टेड, ऐसा सोच सकते हैं। ओके मैम, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि विपासना में बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता है। साथ में सेकंड सवाल जो बहुत सारी ऑडियंस ने पूछा, क्या विपासना में जो लोग जाएंगे वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जा सकते हैं? क्या हम इस्लाम से हैं, सिखिज्म से हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं, हम भी जा सकते हैं? सो ये 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग आंसर करना चाहूंगी। तो विपाशना कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, क्योंकि विपाशना में धर्म सिखाया जाता है, नॉट की रिलीजन। रिलीजन सबका आपका अपना हो सकता है, आप सिख हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, पर धर्म आप सबका एक ही है। सिंपल सी बात। गुरुजी यही एग्जाम्पल देते हैं और उसी एग्जाम्पल को हम देते हैं कि आपका धर्म है जलना, आपका रिलीजन नहीं है जलना। ठीक है ना? तो पानी बहेगा, ये उसका धर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे धर्म सिखाया जाता है, और जो शाश्वत है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो हिंदू को भी वही फीलिंग होगी, सिख को भी वही फीलिंग होगी, क्रिश्चियन को भी वही फीलिंग होगी। तो कोई भी कर सकता है, वहां आपसे रिलीजन नहीं पूछा जाता। वहां पर ये जरूर कहते हैं कि जब तक आप 10 दिन के लिए यहाँ पर हैं, तब तक आप जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, चाहे आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं या कोई माला जाप करते हैं, 10 दिन के लिए बस मत करिए। 10 दिन तक टोटली यही विद्या को सीख लीजिए। अगर आप उसके बाद 10 दिन के बाद जब बाहर आप जाते हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि आप अपने रिलीजन वाले रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं या ये विपाशना को फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी, आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए भी विपाशना कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज द धर्म।
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, आपने बोला वहां बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाता जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। बुद्धिज्म क्या, आजकल तो हम कहीं पर भी गुरु को भी फॉलो करते हैं, किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, उनकी फोटो लगी होती है। आप किसी भी विपाशना सेंटर में जाइए, हमारे गोयनका गुरुजी की कोई फोटो तक नहीं लगी हुई है। तो कोई आरती नहीं गानी, कोई प्रेजेस नहीं करने, कोई सर नहीं झुकाना, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी। बुद्धिज्म का नाम इसमें इसलिए आता है क्योंकि विपाशना की जो टेक्निक है वो लॉर्ड बुद्धा ने ही इन्वेंट की थी, और वो 2500 साल 2600 साल पहले उन्होंने इन्वेंट की थी। कभी कभी जैसे आप हिस्ट्री के कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, पर कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ये विपाशना की टेक्निक को लोगों को सिखा रहे थे तो लाखों लाख लोग उनके अनुयायी बन रहे थे। और उस वक्त हिंदू रिलीजन के कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये सारे तो इसको फॉलो करके वो हो जाएंगे। कन्वर्ट इज अ वेरी नेगेटिव है, मतलब लोग इसी को फॉलो करने लगेंगे और इसी को फॉलो करते रहेंगे और कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ चले जाएंगे, कहीं हिंदू सनातन धर्म लुप्त ना हो जाए। तो उन्होंने ऐसी चीजें बनाई कि लोग हिंदुइज्म की तरफ वापस आए, उनको अट्रैक्ट करें, उनके लिए नियम बनाए, कुछ रूल्स बनाए कि सनातन भी साथ साथ चलता रहे। हिंदू सनातन धर्म भी एक शाश्वत धर्म है, उसके बारे में भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ। बट यस, विपाशना बिल्कुल भी बुद्धिज्म नहीं है। जो बुद्धिज्म है वो गौतम बुद्ध की टीचिंग को दूसरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो जो आज के जमाने में बुद्धिज्म है वो महात्मा बुद्ध की ही टीचिंग को, क्योंकि कोई एक गुरु होता है उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी, आपके दोस्त को कोई और चीज अच्छी लगेगी, तो किसी ने कुछ पिक किया, किसी ने कुछ पिक किया। तो महात्मा बुद्ध की ही टीचिंग विपाशना है, इसमें बिल्कुल बुद्धिज्म का कहीं नामो निशान नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी हमारी ऑडियंस को बतानी, क्योंकि वो यही जानना चाह रहे थे इस चीज़ के लिए। मैम, आज की जनरेशन के लिए कितना टफ हो जाएगा विपासना को मैनेज करना, और जो लोग जाना चाहते हैं, आप प्लीज़ कैमरे में देख के उनको बताइएगा कि कितने प्रिपेयर होके जाएं और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनके लिए विपाशना जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग विल के बच्चे हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कोई भी जा सकता है विपाशना को प्रैक्टिस करने के लिए। विपाशना जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी, बस एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। इफ़ यू आर रेडी टू फेस दैट योरसेल्फ, वो जो आपका अपना, जो आपने अपने अंदर छुपा रखा है अपने आप को, उसको देखने के लिए अगर आप रेडी हो, एक ऐसी टेक्निक सीखने के लिए रेडी हो जो ना केवल आपके इस जन्म में आपकी हेल्प करेगी बल्कि आपके आगे वाले जन्मों में भी आपकी हेल्प करेगी, तो आप विपाशना एक बार तो जरूर 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 जाइए। ओके, नाउ मैम लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फेवरेट सेगमेंट, रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, बहुत कम से कम शब्दों में आप उनका जवाब दीजिएगा। कुछ सवाल कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, कुछ सवाल अच्छे हो सकते हैं, कुछ सवाल खराब हो सकते हैं। पहले सवाल से शुरू करें मैम, एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आपका सबसे बड़ा मिथ क्या है विपासना में? विपाशना में मिथ ये है कि आपको वो जाते ही आप एकदम साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपने हेलुसिनेशन फील किया था वहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, विपासना वर्सेस योग, किसको चुनेंगे? विपाशना, एनी डे। ओके, बेस्ट विपासना सेंटर इन इंडिया? एवरी सेंटर इज बेस्ट। दे centers can be your favorite, but all are same. One word for vipassana, hell या heaven? Heaven. Any day heaven. Okay. क्या सबको करना चाहिए विपासना, yes or no? बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक बार एक्सपीरियंस तो जरूर करना चाहिए, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। 10th डे के बाद आपकी सबसे पहले फीलिंग क्या थी जब आप वहां से निकली? I did it. Oh my God. Okay, and now वो सवाल जो मुझे नहीं करना चाहिए था, the toughest moment आपकी पूरी विपासना की जर्नी में, वो सबसे The third day, जब मेरे को अपने पुराने खुद के एक्सपीरियंसेस याद आए जिन्हें मैं नहीं एक्सपीरियंस करना चाहती थी, और मुझे पता चला कि उन एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला कि यहाँ मैं गलत थी, और मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग एक्चुअली कहाँ है, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, है ना। एक्चुअली कौन सी ऐसी फीलिंग है जो मुझे हर चीज से रोक देती है। वो टफेस्ट मोमेंट था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जाती हूँ, पर वही डिसाइडिंग टाइम था, उस समय रुक गए, तो फिर आज आपके सामने बैठे हैं। विपासना में आने के बाद, विपासना करने के बाद आप फैमिली में कैसे चेंजेस देख पाए? रिश्तों में क्या बदलाव दिखे आपको?
एज ए सेड मेरा रिएक्शन बदल गया। मैं बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत गुस्से वाली या इमीडिएट रिएक्ट करने वाली या बहुत सारी चीज़ों को लेके रिजिड थी। मैं बहुत रिजिड थी। अभी लगता है मुझे शायद रिजिड थोड़ी कम हुई हूँ, पर अभी भी रिजिड हूँ। तो बिल्कुल पहले अगर आपके टीनेजर किड्स होते हैं, अगर वो आपको जवाब दे देते हैं तो आपका पारा हाई हो जाता है। मैंने बोला ना, रिएक्शन बदल गया। उस समय रुक जाना, चीज़ों को समझना और शायद दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो आपने कोई क्वेश्चन, कोई मेरे नापसंद की बात कही तो मैं उसका काउंटर करूंगी। ओके मीनाक्षी जी, आपसे लास्ट सवाल, मोक्ष क्या है? मोक्ष आपके सोल की जर्नी है, जहाँ पर आप अल्टीमेटली वापस उस परमपिता परमात्मा के पास चले जाते हैं, जिसके बाद फिर आपको इस संसारिक जीवन में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। एक सवाल रह गया था हमारा कि अगर लोगों को आपसे जुड़ना है, आपके बारे में जानना है, आपसे टीचिंग्स लेनी है, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप, मेरी वेबसाइट है astrometry.in, आप उस पर जरूर आइए, उस पर विजिट करिए। आपको मैं वहाँ मिल जाऊंगी, हमारा नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ फ़ोन नंबर दिए हुए। ओके, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपका आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। और आई थिंक लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कहीं किसी पॉडकास्ट में अवेलेबल नहीं थी रिगार्डिंग द विपासना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी विपासना कैसे करें या नहीं करें, एंड आई थिंक आपको जवाब मिल गया कि करना चाहिए। ये था हमारा पॉडकास्ट। आगे भी फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं। आयुष गुप्ता साइनिंग ऑफ।